Namaskar, welcome to Camp Shiksha. Again, the same series 10 questions in 10 minutes. And this time, the topic is P block, that is 12th class P block, means group 15 to group 18. So, let's begin the series. ओके सो पहला क्वेश्चन P4O6 के स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा एनसीईआरटी के अंदर पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अच्छा ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा है कि आपको P4O6 का डायग्राम बनाना आना चाहिए। फिर अगर डायग्राम बनाना है तो क्या करना है, बस सिंपली आप यहाँ पे 4 फास्फोरस एक दूसरे के सामने खड़े कर दो और हर फास्फोरस को ऑक्सीजन से लेते हुए आप जोड़ दो। मतलब क्या? मतलब ये कि इधर ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता तो इन दोनों को जोड़ दो, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हुए इन दोनों को जोड़ दो, बीच में ऑक्सीजन डालते हुए इन दोनों को जोड़ दो, बीच में ऑक्सीजन डालते हुए इन दोनों को जोड़ दो, बीच में ऑक्सीजन डालते हुए इन दोनों को जोड़ दो और बीच में ऑक्सीजन डालते हुए इन दोनों को जोड़ दो। ऐसा करने पे जो आपका बना, यहाँ पे लोन पेयर लगा देना, ऐसा करने पे जो आपका बना वो एक्चुअली में आपका P4O6 का स्ट्रक्चर बन चुका है। फिलहाल क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं जरा। क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू ईच फास्फोरस, हर फास्फोरस के आसपास कितने ऑक्सीजन है। तो अगर हर फास्फोरस के आसपास कितने ऑक्सीजन है काउंट करोगे तो ए जैसे इस फास्फोरस के आसपास 1 2 3 3 ऑक्सीजन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है P4O10 है आपके पास इस बार और उसमें कह रहा है कि उसमें आपने वाटर मॉलिक्यूल डाला। अच्छा इसको अभी ध्यान देना जरा, P4O10 का स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए जैसे मैंने ऊपर P4O6 का बना के दिखाया आपको। सिमिलरली आप यहाँ पे 4 फास्फोरस एटम्स एक दूसरे के सामने खड़े करो और ऑक्सीजन को लेते हुए इनको जोड़ दो, मतलब बीच में ऑक्सीजन डालते हुए हर फास्फोरस को जोड़ दो। ये तो आपका बनेगा। तो ये आपका बना क्या, पहले जो मैंने बनाया था P4O6, पहले P4O6 का स्ट्रक्चर बना दिया। P4O6 में हर फास्फोरस पे एक-एक लोन पेयर था, लेकिन फिलहाल P4O10 बनाना है आपको, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक-एक डबल बॉन्ड O और होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका किसका, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका P4O10 का। अगर आपको इसका हाइड्रोलिसिस कराना है तो शॉर्टकट मेथड तो यही है, आप सिंपली क्या करो, आप इस बॉन्ड को तोड़ो, जितने भी पीओपी बॉन्ड हैं उन सबको तोड़ दो। जैसे कि मान लो यहाँ से तोड़ा और तोड़ने के बाद क्या करना है, ये जो पानी है H2O, इस H2O का एक तरफ H दे देना, एक तरफ OH। मतलब क्या, आप ऐसा करना, इस तरफ H इस तरफ OH, मतलब फास्फोरस की तरफ OH और ऑक्सीजन की तरफ H। तो ऐसे ही अगर इसको तोड़ा तो H इसे दिया, OH इसे दिया, यहाँ से तोड़ा तो H इसे दिया, OH इसे दिया, यहाँ से तोड़ा तो H ऑक्सीजन को दिया, OH इसे दिया, यहाँ से तोड़ा तो H इसे दिया, OH इसे दिया, यहाँ से तोड़ा तो H इसे दिया, OH इसे दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बना है, ध्यान से पकड़ने की कोशिश करो। तो आप अगर देखें तो बना क्या, फास्फोरस विद हैविंग 3 OH, ये बना। तो एक्चुअली में आपके पास यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट क्या बना होगा, एज अ प्रोडक्ट आपके पास आया पी डबल बॉन्ड ओ हैविंग 3 OH। ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास पी डबल बॉन्ड ओ और 3 OH, मतलब कि क्या बन गया, ये बन गया H3PO4। तो ये आपका H3PO4 बन गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि P4O10 का हाइड्रोलिसिस करने से बनता क्या है, तो आप बोलोगे इसका हाइड्रोलिसिस करने से 4 मोल्स ऑफ H3PO4 बनेगा। तो ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि ओनली H3PO4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से अगर आपको कोई इसका हाइड्रोलिसिस पूछ ले तो आप इसका भी करा के दिखा देना। इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो H3PO3 बना हुआ दिखेगा, H3PO4 नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी तोड़ना है इसको, तोड़ने के बाद इधर H इधर OH ऐसा डालोगे तो H3PO3 बन जाएगा। तो मैंने एक तरह से आपको P4O6 का और P4O10 का दोनों का हाइड्रोलिसिस आपको समझा दिए विद स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि फॉस्फीन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग वाटर टू व्हिच ऑफ देम। अच्छा, ये अगर आपको ध्यान हो तो जो हमारा चैप्टर होता था उस चैप्टर में जब हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ते थे, मतलब नाइट्रोजन वाली पूरी फैमिली पढ़ते थे और उसकी जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते थे तो उस केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें सबसे पहले इनके हाइड्राइड्स पढ़ने होते हैं। हाइड्राइड्स मतलब जैसे NH3, PH3, ASH3, और इनकी प्रिपरेशंस पढ़नी होती है। तो आपको जो भी बनाना है ना, आप उसको मेटल के साथ ले लो। वैसे तो ये यहाँ पे फॉस्फीन बनवाना चाह रहा है PH3, बट मैं अभी आपको समझाने के लिए जरा एग्जांपल लेता हूँ एक और चीज़। क्या, जैसे मान लो आपको NH3 बनाना हो, तो NH3 अगर आपको बनाना है तो आप क्या करो, कैल्शियम के साथ या फिर मैग्नीशियम के साथ या एल्यूमीनियम के साथ नाइट्रोजन को ले लो। इट मीन्स क्या, इट मीन्स कैल्शियम नाइट्राइड ले लो। कैल्शियम नाइट्राइड विल लुक लाइक समथिंग लाइक कि Ca3N2, और इसमें क्या कर दो, इसमें चाहे तो पानी डाल दो और चाहे तो इसमें HCl डाल दो।
ऐसा कुछ भी अगर आप करोगे तो हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है NH3 आपका बन जाएगा। कैल्शियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस कराने से या कैल्शियम नाइट्राइड को HCl से ट्रीट करने से अमोनिया बन जाता है। और साइड प्रोडक्ट क्या आएगा, अगर आपने पानी डाला है तो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, और अगर आपने यहाँ पे HCl डाला तो साइड प्रोडक्ट CaCl2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे PH3 बनवाना चाह रहा था, तो PH3 बनाने के लिए भी सेम ही काम होगा। आंसर एक्चुअली में ये है कैल्शियम फॉस्फाइड। तो अगर आपने कैल्शियम फॉस्फाइड ले लिया तो कैल्शियम फॉस्फाइड में भी यही काम, या तो आप इसमें पानी डाल लो या फिर आप इसमें HCl डाल लो। दोनों में से अगर आप कुछ भी डालोगे तो आपका PH3 बन जाएगा, PH3 बन जाएगा। और साइड प्रोडक्ट क्या रह जाएंगे, अगर आपने पानी डाला तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और अगर आपने HCl डाला तो साइड प्रोडक्ट CaCl2 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर विल बी कैल्शियम फॉस्फाइड। नेक्स्ट इज कि इन चारों में से किसका सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाइड्रेट्स आपको दे रखे हैं, तो ये ऑक्सीजन फैमिली से आ गया ये क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर सबसे पहला कौन है, ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम एंड सो ऑन। अगर आप इन सबके हाइड्रेट्स बना दो तो इसका हाइड्रेट बनेगा H2O, इसका बनेगा H2S, इसका बनेगा H2Se, इसका बनेगा H2Te। तो अगर आप जनरल कॉन्सेप्ट से देखने की कोशिश करो तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम एक तरह से आपका साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ता है तो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी बढ़ते हैं। तो यू कैन से वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी आपके क्या होंगे, वो भी आपके इंक्रीज होंगे। ठीक है जी, और अगर वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। इट मीन्स कि आपका कैसा ग्राफ आना चाहिए, कि अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देखूं तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कैसा आना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए H2O का, उससे ऊपर होना चाहिए H2S का, उससे ऊपर होना चाहिए H2Se का, और उससे ऊपर होना चाहिए कि H2Te का। ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये जो H2O है इसमें कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि H2O के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और अगर इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अगर H2O के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो फिर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो आपने ग्राफ बनाया है किस चीज़ का, ये जो आपने बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इसका सबसे कम होगा, इसका सबसे कम ना होके इसका तो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। H2O तो यहाँ कहीं आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा H2O का, फिर H2S का, और इनमें किसी में बेचारों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो ये नॉर्मल रेगुलर ट्रेंड ही रखेंगे। यहाँ बाकी सब पे ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि जिसका साइज ज़्यादा उस पर वन डोर फर्स्ट अट्रैक्शन ज़्यादा, और जिसका अट्रैक्शन ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो इन सब पे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, लेकिन H2O थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस दिखा गया यहाँ पे। H2O बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्शनली इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से इंक्रीज होगा। तो अगर आपसे लोएस्ट पूछ रहा है तो लोएस्ट होना चाहिए था H2O का, लेकिन होता है किसका, H2S का। तो आंसर विल बी क्या, आंसर विल बी H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्लोरीन का आप एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्शन कराओ। तो ये कंटेंट आपको जब आप नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे होते हो और उसमें अमोनिया के बारे में पढ़ रहे होते हो वहाँ पे भी पढ़ने को मिलता है, और जब आप हैलोजन फैमिली पढ़ रहे होते हो क्लोरीन के बारे में पढ़ते हो वहाँ पे भी ये कंटेंट, सेम कंटेंट आपको पढ़ने को मिलता है। और इसकी दो प्रकार की रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। क्या, मैं आपको जल्दी से लेकर दिखाया था। जैसे एक रिएक्शन तो आपको ये बहुत फेमस रिएक्शन देखने को मिलेगी कि Cl2 अमोनिया से रिएक्ट किया, और अमोनिया से रिएक्ट करके बना दिया NH4Cl, और साथ में बनाया N2। वहीं पैरेलल में एक और रिएक्शन आपको देखने को मिलती है कि क्लोरीन अमोनिया से रिएक्ट किया, बट इस बार अमोनिया से रिएक्ट करके इसने बनाया NCl3, और साथ में बनाया HCl। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें और इसमें फ़र्क क्या है एक्चुअली, कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप अपना अमोनिया को एक्सेस में लेते हो और इसको लिमिटेड लेके चलते हो क्लोरीन को, तो ये बनता है। और अगर आप उल्टा करते हो, इसको एक्सेस में लेते हो, तो ऐसा करने से आपका क्या होगा, NCl3 और HCl बनेगा। फिलहाल क्या एक्सेस में लिया इसने, अमोनिया एक्सेस में लिया। अगर अमोनिया एक्सेस में लिया तो ये वाला केस पूछा गया है यहाँ पे। मैंने पैरेलल में आपको ये केस भी समझा दिया, ये भी आ सकता है कभी। तो फिलहाल क्या क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा और N2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपने Cl2 की रिएक्शन हॉट कंसनट्रेटेड NaOH से कराई। तो इसमें भी बहुत फेमस है ये हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4, मतलब ज़्यादा ताकतवर KMnO4 है थोड़ा सा, और कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 मतलब थोड़ा कम ताकतवर KMnO4 है। तो ये दोनों ही रिएक्शन बहुत फेमस है और बहुत रिपीटेडली पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम्स में, चाहे आपका जेई का एग्जाम हो, चाहे आपका सिंपल आपका नीट का एग्जाम हो, या नीट जेई तो छोड़ो बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें भी पूछी जाती है। तो ये रिएक्शन आपको ज़रूर आने चाहिए, दोनों आने चाहिए। मैं दोनों ही एक बार फटाफट से लेकर दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास क्या हो, क्लोरीन हो, इसको NaOH से रिएक्ट कराओ। क्लोरीन को जब NaOH से रिएक्ट कराते हो किस में, कोल्ड कंडीशंस में, कोल्ड कह लो या डिल्यूट कह लो, थोड़ा कम ताकतवर,
ठीक है जी। और एक क्या है, एक दूसरी कंडीशन है कि क्लोरीन को आप NaOH से रिएक्शन करा रहे हो, लेकिन इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा ताकतवर। क्या बोलूँ इसको? इसको बोलूँ हॉट या कंसंट्रेटेड KMnO4। तो अगर आप हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 लेके चलते हो तो यहाँ से बनता क्या है? यहाँ से बनता है NaCl और बनेगा NaClO3 साथ में पानी। जबकि अगर आप रिएक्शन कराते हो कोल्ड एल्यूट से तो ऐसा करने से यहाँ से NaCl तो यहाँ से भी बनेगा, बट यहाँ पैरेलल में NaClO बनेगा इंस्टेड ऑफ NaClO3 और साथ में आपका यहाँ से पानी रिलीज होगा। तो ये दोनों के दोनों डिस्पोजिशनेशन रिएक्शन है जहाँ पे क्लोरीन का डिस्पोजिशनेशन होता हुआ दिख रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये दोनों ही रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, लेकिन क्लोरीन कैसे डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा दिस विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन कि आपने कोल्ड डाइल्यूट कंडीशंस ले रखी है बेसिक मीडियम या फिर हॉट कंसंट्रेटेड कंडीशन ले रखी है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फिलहाल क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा आपसे हॉट कंसंट्रेटेड मतलब ये वाला पूछा गया है। तो यहाँ पे इसकी क्या क्या बनाएगा, यहाँ पे ये बनाएगा एक तो क्लोराइड और एक बनाएगा आपका हाइपोक्लोराइड। तो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास नोबल गैसेस हैं और उन नोबल गैसेस के बारे में पूछ रहा है कि भाई किसका ईज ऑफ लिक्विफैक्शन ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। फिर से वही वाली बात जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई। मैंने क्या बोला कि अगर इनको लाइन से देखा जाए तो आपके पास क्या है, आपके पास है हीलियम, देन नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टन, देन ज़ेनन एंड सो ऑन। रेडन एक्चुअली रेडियो एक्टिव होता है इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हम। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, तो इनकी अगर मैं बात करूँ टॉप टू बॉटम आपका इनका साइज़ बढ़ रहा है। और मैंने अभी-अभी आपको बताया कि अगर साइज़ बढ़ता है तो वंडर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ते हैं। और अगर साइज़ बढ़ा, वंडर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ गया, तो अगर अट्रैक्शंस बढ़ गया तो सिंपल सी बात तो है, अगर अट्रैक्शंस बढ़ गया तो ईज़ ऑफ लिक्विफैक्शन भी बढ़ेगा। तो अगर आपका साइज़ बढ़ेगा, वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, या वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो ईज़ ऑफ लिक्विफैक्शन भी बढ़ेगा। जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लिक्विफैक्शन का ईज़ होना चाहिए किसका? ज़ेनन का। सॉरी मैंने ज़ेनन XE लिखना चाहिए था। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन होगा? ज़ेनन होगा और सबसे कम कम कौन होगा? हीलियम होगा। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, यही आपका आंसर मेरे को नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास XeO3 है, XeOF4 है, XeF6 है और इसमें पूछ रहा है द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ज़ेनन। अच्छा, तो ऐसा करने के लिए आप क्या करो, ऐसा करने के लिए आप सिंपली इनके हाइब्रिडेशंस निकाल लो और शेप ज्योमेट्री बना लो अगर बना सको तो। इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो स्टेरिक फैक्टर आप कैलकुलेट करो। स्टेरिक फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है? जेनन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ऐड कर दो क्या, कोई भी जो मोनोवेलेंट एटम है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। स्टेरिक फैक्टर इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम डिवाइड बाय 2। अगर आप ऐसा करते हो और यहाँ से जो भी आंसर आएगा उससे बड़े प्यार से हाइब्रिडेशन पे कमेंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, अच्छा मोनोवेलेंट क्या होता है मैं एक बार आपको बता दूं, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या -1 होती हो उसको मोनोवेलेंट एटम बोलते हैं। फिलहाल अगर मैं इसके ऊपर कैलकुलेशन करूंगा तो इसका स्टेरिक फैक्टर क्या आया, इसका स्टेरिक फैक्टर मेरे पास आया क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8, मोनोवेलेंट एटम एक भी नहीं है, डिवाइड बाय 2 दिस विल गिव यू 4, 4 के हिसाब से इसकी हाइब्रिडेशन कितनी आ गई, sp3। sp3 मतलब 4 चीज़ों से मिलके बना है, 3 p और 1 s। और sp3 होने के हिसाब से जेनन होगा और वो 4 तरफ से जुड़ा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन 4 में से 3 जगह पे तो वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, जो एक बची हुई जगह है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका लोन पेयर। तो इसका मतलब इसके पास तो एक लोन पेयर है। बाकी अगर आप और ऑथेंटिकली जाओगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड्स होंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका जेनन OF4। जेनन OF4 का अगर आप स्टेरिक फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो स्टेरिक फैक्टर कैलकुलेट कर पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जेनन दैट इज 8 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने, 4 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 6। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये क्या है, ये है sp3d2। sp3d2 के हिसाब से अगर आप चलोगे तो ये स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर होने के हिसाब से इसको 6 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन जेनन के आसपास अभी आपको कितनी चीज़ें दिख रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 चीज़ें दिख रही हैं, 5 चीज़ें दिख रही हैं। तो बाकी एक जगह पे क्या होगा, एक जगह पे होगा लोन पेयर, एक जगह पे लोन पेयर होगा। बाकी यहाँ पे फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन एंड 1 ऑक्सीजन। तीसरा है XeF6। XeF6 का अगर आप देखोगे तो XeF6 का जब आप स्टेरिक फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो इसका स्टेरिक फैक्टर क्या आ जाएगा, इसका स्टेरिक फैक्टर क्या आएगा, दैट विल कम आउट टू बी 8 प्लस 6/2 दिस विल कम आउट टू बी 7। 7 का मतलब है क्या, 7 का मतलब है sp3d3।
sp3d3 का मतलब ये है कि इसके आसपास कितनी 7 चीजें जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन जुड़ा कितना है? सिर्फ एक ही चीज जुड़ा हुआ है। इसका मतलब बाकी बचा हुआ एक क्या होगा? बचा हुआ एक लोन पेयर होगा। इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, फिलहाल मैंने क्या बोला कि इसको जुड़ना चाहिए था 7 चीज़ों से, लेकिन 6 ही चीज़ों से जुड़ा, तो एक इसके पास लोन पेयर होगा। तो इसके पास भी एक लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर, तो मतलब तीनों के पास ही एक-एक लोन पेयर है, तो आंसर विल बी 1, 2, 3। तीनों के पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा याद रखने जैसा ही आ गया, इसके ऊपर तो ज़्यादा क्या बताएँ, आपको ये याद होना चाहिए। ज़ेनन F6 का हाइड्रोलिसिस आपको आना चाहिए। तो ज़ेनन F6 का भी हाइड्रोलिसिस 2 प्रकार से पढ़ा जाता है। एक तो पढ़ा जाता है कि भई ज़ेनन F6 आपका क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करके इसने बना दिया क्या? ज़ेनन O3, ज़ेनन ऑक्साइड प्लस HF। एक तो ये पढ़ते हैं। दूसरा बहुत फेमस सा है, वो भी क्या है? वो भी है ज़ेनन F6। इसमें फिर से मैं कहूँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है, लेकिन इस बार ये कुछ और बना रहा है। ये बना रहा है HCOF4 प्लस HF। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्चुअली कंप्लीट ऑक्स हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो अगर कभी सेंटेंस लिखा होता है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो आपको ज़ेनन ऑक्साइड बनाना है, जो कि HCO3 है। जबकि अगर आपके पास पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ नज़र आता है कभी, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में आपको पूरा हाइड्रोलिसिस नहीं कराना है। इसको कहाँ पे रोक देना है? HCOF4 पे ही रोक देना है। तो फिलहाल ये क्या कह रहा है? फिलहाल ये आपसे कह रहा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो HCOF4 प्लस HF, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि HCl की रिएक्शन आपने कराई किसके साथ? सोडियम सल्फाइड के साथ। अगर आपको याद हो तो ये तो हम जब लैब में सल्फाइड का टेस्ट करते हैं, वहाँ पे भी ये रिएक्शन कराई जाती है। जैसे अगर आपके पास कभी भी आपके पास कुछ ऐसा हो ना कि आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब हो जिसमें आपके पास सल्फाइड सॉल्ट हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई सल्फाइड सॉल्ट का सॉल्यूशन ले रखा है, जैसे कि Na2SO3 मैंने यहाँ ले रखा है। इस Na2SO3 में जैसे ही मैं ऊपर से क्या करूँगा, HCl डालूँगा, तो ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से एक गैस निकालेंगे, ऐसा करके, जिसमें क्या होगा? जिसमें बर्निंग सल्फर का स्मेल आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है? यहाँ से हमारा टेस्ट होता है और हमें पता लगता है यहाँ से जो गैस निकल रही है वो क्या है? वो आपकी SO2 गैस है। SO2 गैस के अंदर बर्निंग सल्फर का स्मेल होता है। मतलब ये पूछना क्या चाह रहा है? ये तो आपसे रिएक्शन ही पूछना चाह रहा था। रिएक्शन क्या हो रही है? Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, ये आपका रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? HCl के साथ। और ऐसा करने पे क्या हो रहा है? ऐसा करने पे सिंपली NaCl और पानी तो बन ही रहा है, लेकिन साथ के साथ आपका SO2 गैस भी बन रहा है। तो फिलहाल इसने पूछा है कि गैस कौन सी निकल रही है, तो दैट विल बी SO2 ओनली। मिक्सचर नहीं निकलेगा, SO2 निकलेगा। सो दिस वाज अ क्विक रिवीजन ऑन द टॉपिक कॉल्ड पी ब्लॉक, वो भी 12th क्लास का पी ब्लॉक। अभी इसमें 11th क्लास वाला बोरोन एंड कार्बन चैप्टर नहीं मैंने इंक्लूड किया है। और बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी बातें हैं बताने को, लेकिन लिमिटेड बातें ही 10 ही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करी है। मेरा हाईली रिकमेंडेशन है इस चैप्टर के लिए बेटा, इस चैप्टर के लिए आप प्लीज़ एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी में छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स, छोटी-छोटी रिएक्शंस जो लिखी हुई हैं, एक-एक स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। स्ट्रक्चर्स भी ध्यान से देखें। सो आई होप आई हेल्प्ड यू। प्लीज़ सब्सक्राइब मी शिक्षा। थैंक यू।